Hello friends, welcome to our 8th chapter Industry and Trade. In this chapter, we are going to gather some information about industry and trade in India in the post independent period. इस चैप्टर में हम जो पोस्ट इंडिपेंडेंट का जो टाइम था उसके बाद जो उद्योग और जो व्यापार के संबंध में जो जानकारी है हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे. आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन 1948. इंडिपेंडेंट के इंडिया में जो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई 1948 में, विद द पर्पज़ ऑफ मेकिंग अवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. उसका पर्पज़ था कि जो इंडस्ट्रीज़ को है ना लॉन्ग टर्म लोन्स है ना अवेलेबल कराया जा सके, उन्हें है ना कर्जा दिया जा सके लंबी कालावधि के लिए. Similarly, the Industrial Development Corporation was established in 1954 in order to bring the greater development of the industrial sector. और उसी की तर्ज पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई 1954 में. इसका भी ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में ग्रेटर डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में. सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं तो फ्रेंड्स, जहाँ पे कपड़ा बनता है उन्हें है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फॉर्म 40% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन. जो देश का कुल औद्योगिक उत्पादन है उसमें है ना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का योगदान 14% है. इट इंक्लूड द पावर लूम एंड द हैंडलूम इंडस्ट्रीज़. इसमें ना पावर लूम और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ का समावेश है. द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव. जो हाथकरघा उद्योग होता है उसे हैंडलूम इंडस्ट्री कहा जाता है और इसमें ना लेबर इंटेंसिव होता है, बहुत लेबर लोगों का काम होता है. अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल कमिटी एक्ट 1963, जो टेक्सटाइल कमिटी एक्ट था 1963 के, उसके मुताबिक टेक्सटाइल कमिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश. टेक्सटाइल कमिटी बनाई गई. दिस कमिटी सेट द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर फॉर सेल इन द इंटरनल मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट. और यही समिति के हिसाब से देश बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करती थी. इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी रहनी चाहिए कपड़े की, इसका ये काम कमेटी करती थी. सिल्क इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. और ये इंडस्ट्री है ना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर काम करती है. द रिसर्च अबाउट द स्पाइसेस ऑफ द सिल्कॉम, स्पेसियस ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड मलबरी ट्रीज इज डन इन द सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी एट बेंगलुरु. इस उद्योग का जो कार्य है वो वस्त्र मंत्रालय के काम में होता है. बेंगलुरु की सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और शहतूत के जो ट्रीज़ है उसके अनुसंधान और उसका रिसर्च किया जाता है. दिस इंडस्ट्री प्राइमरीली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. और ये जो इंडस्ट्री है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में है. नाउ इट इज़ बीइंग स्प्रेड इन स्टेट विद द प्रीडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन. और अभी ये जो इंडस्ट्री है जो प्रीडोमिनेंट ट्राइबल इंडस्ट्रीज़ है, जो आदिवासी राज्यों में भी इसका काम हो रहा है. जूट इंडस्ट्री. इंडिया इज़ द टॉप रैंकिंग कंट्री इन द जूट प्रोडक्शन. इंडिया है ना पूरे इंडिया में जूट जो रहता है, जूट बनाने में जूट को पटसन भी कहा जाता है फ्रेंड्स. जूट बनाने में इंडिया कंट्री वर्ल्ड में नंबर 1 पे, टॉप पे. इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द जूट प्रोडक्ट. और जो जूट से बने प्रोडक्ट होते हैं उसमें इंडिया दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस बेचने में. वी गेट क्लोथ, सैक क्लोथ एंड रोप फ्रॉम जूट. जो जूट से कपड़ा बनता है, बोरे बनते हैं और सुतली आदि जो भी बनती है, रस्सी वगैरह, ये इसी जूट से बनाई जाती है. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, हैंड स्कल्पटिंग. दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट. Sculptors got employment due to capacity of the craft to observe more craftsmen, small investment, more profit, preference to export and possibility of earning.
possibility of earning more foreign exchange. Several cities have market mechanism like Delhi Haat, which enables the craftsmen from rural and urban areas to get a market for their wares. और ये जो लेबर इंटेंसिव है, ये अधिक रोजगार क्षमता, कम निवेश, अधिक लाभ, निर्यात को प्रधानता और अधिक विदेश मुद्रा के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिला है। ग्रामीण एवं जो सिटीज वाले जो एरिया है, वहाँ के कारागिरों को बाज़ार में काम मिलने लगा। और दिल्ली हाट जैसी जो बाज़ार प्रणाली है वो अनेक शहरों में की गई, उनमें मुंबई भी एक शहर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडिया इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीकल्स। इंडिया दुनिया में टॉप का कंट्री है व्हीकल्स प्रोड्यूस करने में। व्हीकल्स आर एक्सपोर्टेड टू 40 कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। इंडिया से है ना 40 कंट्रीज़ में, 40 देशों में इंडिया से व्हीकल्स एक्सपोर्ट होते हैं। और द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड सनराइज सेक्टर इन इंडिया। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंडिया में सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन वर्ल्ड। तो इंडिया में ट्रैक्टर इंडस्ट्री इंडिया की वो दुनिया में नंबर 1 इंडस्ट्री है। 1/3 ऑफ द ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर वर्ल्ड वाइड आर प्रोड्यूस इन इंडिया। दुनिया में जितने भी ट्रैक्टर प्रोड्यूस होते हैं उनमें से 1/3 इंडिया में बनते हैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू टर्की, मलेशिया एंड सेवरल कंट्रीज इन अफ्रीका। इंडिया में ट्रैक्टर्स बनते हैं वो टर्की, मलेशिया, ऐसे अफ्रीका, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ में हमारे इंडिया से ही ये ट्रैक्टर जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कायम में, जो डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग, घर बनाने में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स बनाने में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने जो सेक्टर रहता है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कहा जाता है। वहाँ पे सीमेंट का बहुत काम होता है। दिस इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ये इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। इंडिया इज़ करंटली एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया सीमेंट बनाने में भी दुनिया में भी टॉप पे है और बड़ी कंट्री है सीमेंट बनाने में। फ्रेंड्स, फिर पेज नंबर 44 पे आ जाइए। लेदर इंडस्ट्री, इट इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज़ प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जो लेदर इंडस्ट्री है ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, और ये भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री है। सॉल्ट इंडस्ट्री, इंडिया इज़ द वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया में सॉल्ट बनाने में नंबर 1 मुल्क है। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया इज़ 200 लाख टन्स। और इंडिया का एनुअल प्रोडक्शन कितना है नमक पैदा करने में? 200 लाख टन्स है। द प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज़ 60 लाख टन्स। और जो आयोडाइज सॉल्ट बनाने में इंडिया 60 लाख टन्स का एक साल में इंडिया बना लेता है, प्रोडक्शन कर लेता है सॉल्ट का। बाइसिकल इंडस्ट्री, India is a leading producer of bicycle in the world. Bicycle are made in the state of Punjab and Tamil Nadu. The main center of bicycle manufacturing in India is Ludhiana. India export bicycle to countries like Nigeria, Mexico, Kenya, Uganda and Brazil. जो साइकिल प्रोडक्शन में भी भारत है ना दुनिया में सबसे आगे है। पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों को प्रोड्यूस किया जाता है अधिक मात्रा में। लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल करने वाला सिटी है। भारत से नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राज़ील ऐसे देशों में साइकिल है ना भेजी जाती है हमारे इंडिया से। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन was established to give impetus to industrialization in rural area. The main objective behind establishment of the corporation were to develop the traditional industries, handicraft, cottage industry, and to encourage industry that use the material and human resources available at the local level and make the villages self-reliant by creating employees there. जो खादी और ये ग्राम उद्योग है, उसमें क्या है कि जो खादी और ग्रामीण भाग में जो
औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी और तथा ग्राम उद्योग आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक उद्योग जो है वहाँ के हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग तथा जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री तथा जो मानव संसाधन है उसको उपयोग लाने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योगों को बनाया गया और रोज़गार वहाँ पे प्रोड्यूस किए गए और गांव को है ना सेल्फ रिलायंट बनाया गया, यानी आत्मनिर्भर बनाया गया। और इसी आयोग का इसमें बहुत प्रमुख, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। Many agriculture tasks are performed using bullocks. Similarly, the machines are being used in different tasks like ploughing, sowing to harvesting, threshing, etc. और जो भारत में है ना जो एग्रीकल्चर है वो प्रैक्टिस कई सालों से और पारंपरिक तरीके से पहले से की जा रही है। और कृषि जो रहती है एग्रीकल्चर, बहुत से कार्य जैसे बैलों की सहायता से भी किए जाते हैं। उसी तरह जो जोताई बुआई से लेकर कटाई और मंडाई आदि कार्य यंत्रों द्वारा ही किए जाते हैं इंडिया में। और द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज एग्रीकल्चर एंड अदर टास्क बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, खेड़े वाले जो एरिया है, छोटे गांव वाले, उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि से पर ही आधारित है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर प्रैक्टिस इन विलेजेस। और जो खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती है, प्रमुख रूप से ज्वार। गांव देहातों में कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय हमेशा से चलते आ रहा है। 70% ऑफ इंडिया सोसाइटी डिपेंड अपॉन जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इंडिया में 70% जॉब है ना इसी पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों पे। इन दिस इंडस्ट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वुमेन। इस इंडस्ट्री में है ना औरतों का भी उतना ही पार्टिसिपेंट है जितना मर्दों का है। Agriculture is a practice in different season in India. Many varieties of crops are grown. Jawar, wheat, rice, pulses and oil seeds are mainly produced. Along with it, cotton and sugarcane are processed to manufacture cloth and sugar respectively. जो भारत में एग्रीकल्चर व्यवसाय जो है, कृषि व्यवसाय, वो विविध मौसमों में चलता है, हर मौसम में चलता है। खेतों में अनेक तरीके की फसलें उगाई जाती है। प्रमुख रूप से ज्वार, गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ साथ कपास और गन्ना की भी प्रक्रिया पर कपड़ा और शक्कर के उद्योग भी चलते हैं। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और एग्रीकल्चर में फ्रूट्स और वेजिटेबल का भी समावेश है। नाउ डेज द इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव कम अप। अभी है ना जो इंडस्ट्रीज़ है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, वो बड़े पैमाने पे उभर के आई है। एग्रीकल्चर फुलफिल्स मैन्स बेसिक नीड। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी समावेश होता है एग्रीकल्चर में। नाउ डेज इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव कम अप। ऐसी बहुत सी अभी इंडस्ट्रीज आई है जो प्रोसेस करती है वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को। एग्रीकल्चर फुलफिल्स मैन्स बेसिक नीड। जो इंसान की बेसिक नीड्स है उसे है ना एग्रीकल्चर है ना फुलफिल करती है, पूरा करती है। इन ऑर्डर टू द एनकरेज फार्मिंग, लोन्स आर गिवन टू फार्मर्स थ्रू द रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। और जो एग्रीकल्चर की जो फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के ज़रिए। स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टुगेदर आर ऑर्गेनाइज थ्रू द पंचायत समिति टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। फिर क्या होता है, स्टडी विजिट होती है फार्मर्स की, एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रिप्स भी और की जाती है और फार्मर्स गेट टुगेदर होता है उनका। ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है कि पंचायत समिति में, जिससे ना एग्रीकल्चर में ना इम्प्रूवमेंट आ सके, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आ सके। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो सप्लाई। और उन्हें ना फर्टिलाइजर्स जो बीज वगैरह होते हैं ये भी सप्लाई किए जाते हैं। द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग, नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स
पीस pisciculture, पोल्ट्री, कैटल एंड गोट रियरिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। और फार्मर्स को है ना इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्या कि सॉइल टेस्टिंग की, नर्सरी ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स, और पिस्सिकल्चर, पोल्ट्री फार्म जो होता है, कैटल एंड गोट रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, इस सब की ट्रेनिंग दी जाती है। गाइडेंस इज गिवन टू फार्मर्स बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसके ज़रिए इन फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन टू बिल्ड अ वेयर हाउसेज फॉर स्टोरिंग द फार्म प्रोड्यूसेस। और ये जो उत्पादी माल जो संग्रह होता है, जमा होता है, उसके लिए गोदाम बनाए जाते हैं, वेयर हाउस, उसके निर्माण के लिए भी है ना आर्थिक सहायता दी जाती है। इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड फार्मिंग टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग आर यूज फॉर फार्मिंग। जो भारत में जो जो फूड ग्रेन है उसके उत्पादन और फसल पद्धति में इंडिया है ना आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। भारत में एक टपक सिंचन और जैविक कृषि जैसी जो आधुनिक पद्धति में कृषि की जा रही है, यानी जो मॉडर्न टेक्निक्स है, इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें बहुत काम किया जा रहा है, इसमें हम लोग तरक्की भी कर रहे हैं। पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फोर्थ 5-year plan, focus was placed on paper industry, pharmaceutical industry, motor tractor industry, leather goods, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑयल, कलर, शुगर और इंडस्ट्री। जो इंडिया में जो प्लान, इसके पहले हमने यूनिट में पढ़े भी है, इन द 4th 5 year जो प्लान बने थे उस पर कहाँ पे फोकस किया गया? पेपर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, और मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कलर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो एक पॉलिसी होती है जिसमें कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता है 1970, उसके हिसाब से ऑल दोज फैक्ट्रीज रिक्वायरिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 5 crore रुपीज़ वेयर टू बी इंक्लूड एज ए हेवी इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हुआ कि जो ईयर 1997 था, जो पॉलिसी वाला जो ईयर था, उसके हिसाब से करीबन 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखाने भारी उद्योग क्षेत्र में लाना निषिद्ध किया गया। और फिर है ना इंडस्ट्री, द बिग इंडस्ट्री हाउसेज एंड foreign companies were allowed to invest in heavy industries that were not reserved for the public sector। फिर इसमें क्या किया गया, जो सरकारी क्षेत्र के लिए जो आरक्षित रखते थे हम लोग, गवर्नमेंट सेक्टर की हुए भारी उद्योग निवेश करने के लिए जो स्वतंत्रता बड़े उद्योग संस्थान और विदेश कंपनियों को देने में भी निश्चित किया गया। और फिर है ना एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी बाय द एंड ऑफ 1972, फिर इसी 70 का जो एंड में रिजल्ट आया इसी पॉलिसी का, 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्री वेयर रजिस्टर विद द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इसी का रिजल्ट क्या हुआ, इसका फ़ायदा कि 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्री रजिस्टर हुई थ्रू गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। बाय द एंड ऑफ 1972 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्री वेयर रजिस्टर विद द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस। फिर इसी का रिजल्ट हुआ कि 1972 के एंड में 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज रजिस्टर हुई द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस के थ्रू। मिनरल वेल्थ, खनिज संपदा, द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, आयरन एंड कोल प्लेज अ मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वी हैव एडिक्वेट स्टोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कोल एंड मिनरल ऑयल इन आवर कंट्री। देश में हमारे जो देश के औद्योगिक विकास में जो लौह है, आयरन है और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की जो उपलब्धता है बहुत बड़े पैमाने में है हमारे देश में। और हमारे देश में लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि का बहुत ही पर्याप्त भंडार पाया जाता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व सम फॉरेस्ट फॉर द इंडस्ट्रियल बेस ऑन फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। द टास्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो फॉरेस्ट को कंजर्व बचा के रखने का जो टास्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है बाय द लोकल पीपल और लोकल पीपल के थ्रू।
Forests are necessary for the raw material for industrial like construction, paper, newsprint, silk, matchboxes, medical, herbs, honey, liquor and raw material needed for print. ये फॉरेस्ट जो है ना, ये जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कंस्ट्रक्शन की, पेपर की, न्यूज़पेपर की, सिल्क और माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री, और मेडिकल जो हर्ब्स है आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, अपना ये शहद के लिए, शहद, लिक्वर एंड रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं पेंट के लिए, उसके लिए ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री यूज़ होती है। फिशरीज़ फिशरीज़ इंक्लूड सी वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो नदी, नहर में, तालाब में और सरोवर जैसे जो भी मीठे पानी एवं जो सीज जहाँ पे समुद्र पानी मिलता है, वहाँ पे जो मछलियाँ का जो उत्पादन होता है उसे फिशरीज़ कहा जाता है। हार्बर्स हैव बीन बिल्ड, ओल्ड हार्बर्स हैव बीन रीडेवलप्ड, fish seed incubation center and fishing industry training center have been provided for the growth of this industry। और इसी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बंदरगाहों का निर्माण हुआ, और पुराने जो बंदरगाह है उनको भी बनाया गया, जो और मत्स्य बीज केंद्र जैसे सीड्स जहाँ पे, और मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र जैसे तैयार किए गए। टूरिज़्म इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज। There are places of worship of different religions, pilgrim centers, confluences of rivers, forts, covers, etc. All over our country, tourists come our country as well as from abroad travel in India throughout the year। भारत को समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत मिली है, और देश के कोने कोने में अलग अलग तरह के धर्मों के प्रार्थना स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी है, नदियों का संगम, किले, गुफाएं है। इसीलिए देश विदेश के नागरिक भारत में पर्यटन टूरिज़्म के हिसाब से वर्ष भर आते रहते हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए आवास और यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। द फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट टू स्टे, ट्रैवल एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड द टूरिज्म डेवलपमेंट। Corporation sale of curious and the hotel industry thrives in tourism places। और होटल पर्यटक, in some places there are guides who give information to tourists about that area। Sometimes when vehicles don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places, the local people help the tourism in return for a fee। Employment opportunities are generated out of these needs। और जो पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी मिल रहती है, वहाँ के जो प्रॉपर गाइड्स रहते हैं उनको वहाँ की वो जानकारी रहती है, और कुछ स्थानों में मार्गदर्शन की भी ज़रूरत रहती है वहाँ घूमने के लिए। तो जो कुछ दुर्गम जो स्थल रहते हैं वहाँ तक जाना, पहुँचना, और उन स्थलों पर वहाँ के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की हेल्प करते हैं, इससे भी रोजगार निर्माण होता है। Import, export or foreign trade। When planning started in 1951, the import of industrial goods and raw material required for production increased। India's important include machine, iron, material, oil, fertilizers, machine etc। जो ईयर 1951 में जो योजना शुरू हुई, औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा। इंडिया इंपॉर्टेंट इंक्लूड मशीन, आयरन, मटेरियल, ऑयल, फिशर, मेडिसिन एक्सेट्रा। और भारत में जो यंत्र सामग्री है, लोहा है, खनिज तेल है, और खाद्य और जो औषधियाँ है आदि का आयात किया जाता है। इंडिया ऑल्सो गेव इम्पेटस टू एक्सपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया एक्सपोर्ट इंक्लूड टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। और फिर इसी के चलते भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए मकसद से निर्यात को बढ़ावा देना चालू किया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चालू किया। इसमें क्या किया भारत के निर्यात में चाय, कॉफ़ी, मसाले पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का समावेश था। इंटरनल ट्रेड। अभी इंटरनल ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स?
इंटरनल ट्रेड, इंडिया इंटरनल ट्रेड टेक प्लेस वाई रेलवेज, वाटरवेज, रोड एयरवेज एक्सेट्रा। जैसे देश में हम लोग देश में इधर उधर जो भी भारत का जो आंतरिक व्यवहार है वो रेलवे के थ्रू होता है, वाटरवेज के थ्रू होता है, नदियों में जो भी होता है इधर से उधर ले जाना, और हवाई जहाज़ के थ्रू भी सामान इधर से उधर ले जाया जाता है। पोर्ट्स लाइक मुंबई, कोलकाता, कोची एंड चेन्नई आर इम्पॉर्टेंट। और इसी में है ना जो बंदरगाह है, पोर्ट्स है, मुंबई, कोलकाता, कोची और चेन्नई के बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी लाइक कोल, जैसे कमोडिटी से कोई वस्तुएं हैं जैसे कोयला, कॉटन, टेक्सटाइल, राइस, वेट, रॉ जूट, आयरन, स्टील, ऑयल सीड्स, सॉल्ट शो एक्सेट्रा आर इंक्लूडिंग इंटरनल ट्रेड। ये जो भी चीज़ें कॉटन, टेक्सटाइल वगैरह ये हमारे देश की इंटरनल ट्रेड की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ life in country improves, many opportunity for employment become available, on the whole it helps the progress of country। देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन सहन का जो स्तर है वो बढ़ता है और रोजगार के अनेक अवसर देश में बनते हैं। और फिर संक्षेप में कहा जाता है तो देश की प्रगति में इसकी सहायता होती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल सी हाउ द लाइफ ऑफ इंडियंस हैव बीन चेंजिंग। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत के लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।